एक प्रोफेसर जिसके एक हाथ में डंडा और दूसरे में पुतला था कॉलेज से निकलता है और सामने चौराहे पर उसे लटका देता है। ये देखकर कुछ बच्चे और स्टूडेंट्स वहां पर जमा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तब प्रोफेसर कहता है, आई हैव किल्ड योर गॉड ए लॉन्ग वे टू जर्मनी। और वहां के स्टूडेंट्स से पूछता है ना, हु विल राइट योर डेस्टिनी एंड द डेस्टिनी ऑफ जर्मनी। तो स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, आई इन आई। और वो प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक नीचे थे, जो हमेशा से गॉड कॉम्प्लेक्स रहे, जिन्होंने हमेशा क्रिश्चियनिटी को कोसा है। उनका यह मानना था कि क्रिश्चियनिटी ही इंसानियत की तबाही का एक लौता फैक्टर है जिसने सब इंसानों को बुज़दिल और कायर बनाया है। दोस्तों, फ्रेडरिक नीचे का यह मानना था कि इस दुनिया में वही जिएगा जिसके पास ताकत होगी, जो स्ट्रगल करेगा। दोस्तों, ये उस जमाने की बात हो रही है जब जर्मनी अपने बुरे वक्त में जी रहा था, अपने ज़वाल में था। उस वक्त के लोगों में हिम्मत, जज्बा, गैरत और स्ट्रगल खत्म हो गई थी। वो लोग सिर्फ बैठे बिठाए सब कुछ मांग रहे थे, बट दे वर हेल्पलेस व्हेन इट कम्स टू गिविंग एफर्ट्स। मतलब वो हर चीज गॉड के हवाले ही कर रहे थे बिना खुद कुछ किए। इसी वजह से ये जहन में रखते हुए फ्रेडरिक नीचे ने अपनी तारीखी स्टेटमेंट बोली थी, आई हैव किल्ड योर गॉड ए लॉन्ग वे टू जर्मनी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैंने फ्रेडरिक नीचे की कई किताबें पढ़ी हैं और उनमें से कुछ ब्रेथटेकिंग फिलोसफीज निकालकर आज की इस वीडियो के लिए मैंने जमा किए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नीचे की 5 हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे क्या नीचे सच में गॉड से नफरत करते थे और सब उन इंसानों से जो सिर्फ कहने को तो जिंदा थे लेकिन जहन और रूह से दोनों मर चुके थे। तो दोस्तों, आज की जो पहली हाइपोथेसिस है ना, वो है मास्टर मोरालिटी वर्सेस स्लेव मोरालिटी। दोस्तों, नीचे ने अपनी फेमस किताब बियॉन्ड गुड एंड एविल में ना इंसानों के 2 बेसिक मोरालिटीज के बारे में बताया है। उनका मानना था कि मास्टर मोरालिटी अच्छाई और बुराई, खुदा और शैतान के बारे में है। मास्टर मोरालिटी ताकत के बारे में है, पावर के बारे में, यानी जिसकी ताकत होगी उसी के मुताबिक जो अच्छा है वही अच्छा है और जो बुरा है वही बुरा है। और ठीक उसी दूसरी तरह स्लेव मोरालिटी, कमजोर लोगों की जो मोरालिटी है ना दोस्तों, जो लोग झुक के जीना, आराम से रहना, 9 to 5 जॉब करना, अपने हक के बारे में ना बोलना, उन चीज़ों के गिर्द ही घूमती है। और यही लोग ना मास्टर मोरालिटी के बनाए गए रूल्स को ही फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, नीचे के मुताबिक यही वो लोग हैं जो उम्र भर लकीर के फकीर ही रहेंगे, दूसरों के बने बनाए हुए रास्तों पर ही चलेंगे। दोस्तों, नीचे की जो दूसरी हाइपोथेसिस है उसका नाम है शिप वर्सेस लायन। दोस्तों, इसको अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, शिप यानी भेड़ अकेले नहीं चल सकती, वो हमेशा काफले में रहना पसंद करती है। काफिला जिधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, वो भी उधर ही जाएगी, चाहे वो उसे खाई में ही क्यों ना गिरा दे। उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपने लिए खुद कभी रास्ता नहीं बना सकती और उसका जन्म ही हुआ है शेर का खुराक बनने के लिए। दोस्तों, ये ना ये ब्रेथटेकिंग इंटरप्रिटेशन नीचे की। और ठीक दूसरी तरह शेर अकेला रहता है, जंगल पर राज करता है, क्योंकि उसकी पैदाइश ही राज करने के लिए हुई है। वेट दोस्तों, आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी का गॉड यानी खुदा के साथ क्या ताल्लुक है, उनका खुदा से क्या झगड़ा था। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए उनकी तीसरी हाइपोथेसिस ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज के बारे में अभी जानेंगे। द ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज में ना दोस्तों, नीचे का साफ मानना था कि खुदा के सामने आपने झुककर बिना किसी मेहनत और मुशक्कत किए किसी चमत्कार की उम्मीद करना आपको सिर्फ भेड़ बना सकता है, जिसकी नीयत ही है किसी कसाई का बचा हुआ खाना या किसी शेर का शिकार बनना। इसीलिए अगर आपको शेर बनना है ना, तो इन सब के खिलाफ खड़ा होना होगा, अपने लिए कोशिश करना होगा, अपनी पुरानी वैल्यूज को बदलना होगा। इसीलिए उन्होंने विल टू पावर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है ताकत की ख्वाहिश। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर ना ताकत की ख्वाहिश ज्यादा से ज्यादा होती है। ख्वाहिश जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना दोस्तों, उतनी जल्द वो अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा, जिससे वो एक सुपर ह्यूमन क्रिएट होगा। दोस्तों, चौथी जो हाइपोथेसिस है उसका नाम है थ्योरी ऑफ सुपरमैन यानी उबरमेंश। दोस्तों, नीचे ने अपनी किताब थस बुक ज़राथुस्त्रा में उबरमेंश का जिक्र किया है। यहाँ वो लिखते हैं कि सुपरमैन Ubermensch shall be the glory of earth, which has the lion mentality. He will pass through the blur of masses. Whenever the Ubermensch walk, he lives the trial of glory, which will be worshipped by the predators.
यानी सुपरमेंश या उबरमेंश मास्टर मोरालिटी का एक बंदा होगा जो पुरानी बनी बनाई रस्मों जंजीरों को तोड़ेगा, खुद अपना और दूसरों के लिए रास्ता बनाएगा, जिसके लिए लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिस रास्ते से वो गुजरेगा आने वाली नस्लें उसी को ही फॉलो करेंगी। दोस्तों अगली इस वीडियो में ना उबरमेंश के खुसूसियात पर बात करेंगे कि वो कैसे दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों यहाँ पे नीचे की जो 5वीं हाइपोथेसिस है वो है कैमल, लायन एंड चाइल्ड। दोस्तों नीचे ने इंसान के दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा है, ऊंट, शेर और बच्चा। इंसान के दिमाग का पहला जो पार्ट है ना वो है ऊंट, जिसका मतलब है जिंदगी के गम, खुशियां, कानून, रूल्स, मसाइल सब मुझ पर लांघ दो क्योंकि मैं ऊंट हूँ, मैं उसको अपने ऊपर रखने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन आखिरकार उस बोझ को उठा उठा कर अकेले एक वीरानी सी पैदा हो जाती है। और फिर वारी आती है दूसरे नंबर पे शेर की, जिसको आज़ाद होना है, लेकिन उसके सामने अभी बहुत बड़ा एक ड्रैगन खड़ा है जो पूरी सोसाइटी का, दूसरे इंसानों का, फेलियर्स का, रिश्तों का बोझ लिए खड़ा है। लेकिन वो ड्रैगन को मारता है और आज़ाद हो जाता है। और यहाँ शेर के बाद इंसान का दिमाग बच्चा यानी कैमल, लायन के बाद अभी चाइल्ड बन जाता है, जो कि एक नई शुरुआत है, ए न्यू स्टार्ट। पुराने वैल्यूज से अनजाने जो अपने लिए नए वैल्यूज की फसल उगाएगा और सोसाइटी के बने बनाए रूल्स को निकाल बाहर करेगा। दोस्तों ये तो थी 5 मास्टरपीस हाइपोथेसिस ऑफ फ्रेडरिक नीचा। अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल, क्या नीचा सच में गॉड से नफरत करते थे? क्या वो उन पे यकीन रखते थे? लेकिन दोस्तों जितना मैंने नीचे को पढ़ा है उतना शायद मैंने अपनी करिकुलम की किताबों को नहीं पढ़ा होगा। और मेरा यही मानना है कि नीचे ने गॉड को इसीलिए चैलेंज करना शुरू किया क्योंकि उन्हें उन लोगों को नींद से जगाना था जर्मनी में जो अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गए थे और वो गॉड के करिश्मे का इंतजार करते थे। अपने अंदर सलाहियतों को मारकर, गॉड लाइक ट्रेड्स को दफन करके वो सिर्फ चमत्कार और जादू का इंतजार करते थे। इसीलिए इसी वजह से उन्होंने गॉड को चैलेंज करना स्टार्ट किया, जिससे लोग उनकी बातों को सुने और मजबूर हो जाए कि आखिरकार ये इंसान बोल क्या रहा है। इसीलिए आप लोग भी जरूर सोचिएगा और कमेंट कीजिएगा कि नीचे की जंग क्या गॉड के खिलाफ थी या उन लोगों के खिलाफ थी जो जिंदा तो थे लेकिन जहन और रूह दोनों से मर चुके थे। आज के लिए इतना ही काफी है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।